दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीपीएस स्टडीज में। दोस्तों अगर आप यूपी प्लस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम में चार चांद लगाने वाला है। इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान के टॉप 444 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर बार 6 से 7 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं तो सामान्य विज्ञान का एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो लेंस की क्षमता जो है मापी जाती है डायोप्टर में। लेंस की क्षमता को जो है डायोप्टर में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमें, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की बात की है तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात किया है तो चांदी जो है सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, और दूसरे नंबर पे आता है तांबा। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है हमारा? तांबा। रुद्रवर्ग की खोज किसने की थी? तो रुद्रवर्ग की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रुद्रवर्ग की खोज की थी। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है प्लीहा को, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम स्प्लीन। प्लीहा का जो है मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? तो गन मेटल की बात की है तो ये होता है तांबा, जिंक और टिन। तांबा, जिंक और टिन को मिलकर ही गन मेटल बनता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मनुष्य के दांत कितनी प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांतों की बात की है तो मनुष्य के दांत होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी कोशिका की बात की है तो मानव शरीर की होती है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना है? तो सही अनुपात हो जाएगा इसका 600:1। यानी आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी कितनी होगी? 1 होगी, यानी 600:1। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन की खोज की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने। आगे देखते हैं, वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन ए, डी, ई, के ये हमारे विटामिन होते हैं वसा में घुलनशील, और हमारे बी और सी हो जाते हैं हमारे जल में घुलनशील। और जल में घुलनशील पूछा जाए तो बी और सी हमारे जल में घुलनशील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन के की कमी से रोग होने वाला है रक्त का थक्का न जमना। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। आगे देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जिसे हम लीवर बोलते हैं। लीवर यानी यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगी। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं? तो शरीर से जो हृदय को रक्त आता है उन्हें बोलते हैं हम सिरा यानी वेन। सिरा यानी वेन बोलते हैं उन्हें। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इस हार्मोन का नाम होता है एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ईईजी। ईईजी। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स जो है सबसे छोटी हड्डी होती है, जो कहां पाई जाती है? कान में पाई जाती है। टिटनेस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा तंत्र का तंत्र। इससे क्या प्रभावित होता है? तंत्र का तंत्र। इटाई इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैडमियम। रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो रक्त जो है तरल संयोजी ऊतक है।
आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसे हम बोन मैरो भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो ये होता है हमारा E बराबर एम सी स्क्वायर। E बराबर एम सी स्क्वायर। एम होता है यहाँ पर द्रव्यमान, सी होता है प्रकाश का वेग। द्रव्य की चौथी अवस्था ठोस, द्रव्य, गैस के अलावा कौन सी है? तो चौथी अवस्था हो जाएगी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है द्रव्य की चौथी अवस्था हो जाएगी। एसआई मात्रक में मूल मात्रक कितने हैं? तो 7 हैं। एसआई पद्धति में हमारे मूल मात्रक कितने हैं? 7। एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है समतल कोण का। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज होता है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है? तो प्रकाश वर्ष की बात की जाए तो जो होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर, या फिर 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है पारसेक। क्या होती है? पारसेक। एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है? तो ये होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है? तो ये होता है 10 की पावर 5 डायन के। 10 की पावर 5 डायन, एक न्यूटन में 10 की पावर 5 डायन हो जाते हैं। कार्य का एसआई पद्धति मात्रक क्या है? तो कार्य का जो एसआई पद्धति का मात्रक होता है वो होता है जूल। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम में हो जाते हैं हमारे 10 की पावर माइनस 10 मीटर। 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाते हैं एक एंगस्ट्रॉम में। आगे देखते हैं, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ज्योति तीव्रता मापी जाती है फोटोमीटर से। एक अश्वशक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? तो एक अश्वशक्ति में होते हैं 746 वाट। 746 वाट होते हैं एक अश्वशक्ति में। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है उसके द्रव्यमान पर। किस पर करती है? द्रव्यमान पर। आगे देखते हैं, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलती है हमें बल की परिभाषा। किसकी मिलती है? बल की परिभाषा। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो इसमें त्वरण कितना होगा? अगर कोई पिंड एक समान गति से गतिमान है तो उसमें त्वरण हमारा शून्य होता है। कितना होता है? शून्य। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? तो इसका क्या कारण होता है? तो इसका कारण होता है जड़त्व के कारण। किसके कारण? जड़त्व के कारण। नेक्स्ट हो जाएगा, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में हो तो उसका वेग कितना होगा? तो जब कोई वस्तु विरामावस्था में तो उसका वेग शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। दोस्तों अगर आप इन 444 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन जनरल साइंस का छूटेगा नहीं। तो आप इसे बस देखते रहिए। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है, किस नियम का उदाहरण है? तो ये नियम हो जाएगा हमारा न्यूटन का तृतीय नियम। क्या हो जाएगा? न्यूटन का तृतीय नियम, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी बोलते हैं इसे। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? तो रॉकेट जो उड़ता है वो उड़ता है न्यूटन के तृतीय नियम से, यानी क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही रॉकेट जो है उड़ता है। आवेग का मात्रक क्या होता है? तो आवेग का मात्रक हो जाएगा हमारा न्यूटन सेकंड। न्यूटन सेकंड जो है आवेग का मात्रक होता है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा, एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का सही मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। आगे देखते हैं, बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा का उदाहरण होती है? तो हम बांध बनाते हैं तो पानी को ऊंचाई पर इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें हो जाती है स्थितिज ऊर्जा। ऊंचाई के कारण उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट, यह नियम किसका है? तो यह नियम हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम यही कहता है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं कौन सी है? तो यह अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा। बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? तो बल का पद्धति में एसआई मात्रक होता है, वो होता है न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एसआई पद्धति में। आगे देखते हैं, एक जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? तो एक जूल में होते हैं 10 की पावर 7 अर्ग। 10 की घात 7 अर्ग होते हैं एक जूल में। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है हमारा मीटर प्रति सेकंड। कितना होता है? मीटर पर सेकंड।
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। भौतिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। भौतिकी का पिता जो न्यूटन को कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी से चंद्रमा पर पहुंचेगा तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। क्या होती है? कमी प्रतीत होती है। और यानी वहां पर उसका भार 1/6 हो जाता है। पृथ्वी के भार का 1/6 हो जाता है। बल किसका गुणनफल है? तो बल जो द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है, क्योंकि F बराबर होता है हमारा ma। F बराबर क्या होता है? ma। तो द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर क्या हो जाता है? हमारा बल। दोस्तों अगर आप इन 444 क्वेश्चंस को इस वीडियो में देख लेते हैं तो आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? तो इससे पहले भी आया था, ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम। कौन सा? ये तृतीय नियम है। और किसका? ये न्यूटन का तृतीय नियम। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? तो ऊर्जा होती है हमारी अदिश राशि। क्या होती है? अदिश राशि। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो गतिज ऊर्जा होती है हमारी हाफ mv²। तो द्रव्यमान हमारा m है, वस्तु का वेग v है, तो m इंटू v² और हाफ mv², तो k बराबर हो जाता है हाफ mv²। अगला है हमारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की दर को कहते हैं शक्ति, यानी P बराबर W/T। W/T यानी एकांक समय में किया गया कार्य ही हमारा शक्ति कहलाता है, यानी पावर। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट। आगे देखते हैं। एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर में कितने वाट के तुल्य होता है? तो एक हॉर्स पावर में हमारे होते हैं 746 वाट। कितने होते हैं? 746 वाट। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका E बराबर mc²। E बराबर mc²। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो पृथ्वी जिस बल से अब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचते है तो उस बल को बोलते हैं गुरुत्व बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्व। आगे क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएं या नीचे आएं तो जी का मान में क्या होता है? जी का मान हमेशा घटता है। कितना क्या होता है? घटता है। अगला, जी का मान सबसे अधिक कहां पर होता है? तो जी का मान जो सबसे अधिक होता है वो होता है ध्रुवों पर। कहां पर होता है? ध्रुवों पर जो सबसे अधिक होता है। आगे देखते हैं। जी का मान सबसे कम कहां होता है? तो जी का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ध्रुवों पर सबसे अधिक और विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो ये दिए थे केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था न्यूटन ने। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे क्या होता है? जी का मान हमारा कम हो जाता है। अगर हमारी पृथ्वी जब घूमना तेज कर देगी तो क्या होगा? जी का मान हमारा कम हो जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? जब लिफ्ट जो नीचे से ऊपर जाती है तो उसका भार जो बढ़ा हुआ दिखाई देता है। बढ़ा हुआ यानी प्रतीत होता है। और इसका उल्टा पूछा जाए कि जब लिफ्ट ऊपर से नीचे को आती है तो हमारा भार क्या होता है? घटता हुआ प्रतीत होगा। कैसा हुआ? घटता हुआ। तो जब लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है तो बढ़ता हुआ प्रतीत होगा और ऊपर से नीचे आ रही है तो घटता हुआ प्रतीत होगा। आगे है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कैसा प्रतीत होता है? तो ये अभी हमने बताया, तो घटा हुआ प्रतीत होगा। कैसा होगा? घटा हुआ। आगे है, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार कितना होगा? तो ऐसी स्थिति में पिंड का भार होता है शून्य। क्या होगा? शून्य बल, शून्य भार का अनुभव होगा। नेक्स्ट है, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है? तो भूस्थैतिक उपग्रह की बात की जाए तो पृथ्वी तल से वह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमण करते हैं लगभग। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी से अगर कोई पिंड को हमें पलायन वेग देना यानी उसे पृथ्वी की कक्षा छोड़ के जानी है तो उसका वेग होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड उसका वेग होना चाहिए, तब वह पृथ्वी कक्षा को छोड़ के जा सकता है।
आगे चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का कितना होता है। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का कितना होता है 1/6। कितना होता है 1/6। वायुमंडलीय दाब को किस यंत्र से मापते हैं। तो बैरोमीटर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। यदि अचानक बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह क्या संकेत देता है। तो अचानक अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक गिर जाता है तो यह आंधी आने की संभावना होती है। आगे यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी। तो वर्षा होने की संभावना होगी। और यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या संभावना होगी। दिन साफ होने की संभावना होगी। तो तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर अचानक से गिरता है पाठ्यांक जो अचानक से गिर जाता है तो आंधी आने की संभावना, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना, और यदि पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। आगे देखते हैं बल F दाब P तथा क्षेत्रफल A में क्या संबंध होता है। तो सही संबंध होता है P बराबर F/A, यानी दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल, इसका संबंध हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब का SI मात्रक क्या है। तो SI मात्रक होता है बार। क्या होता है बार। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का क्या कारण है। तो वायुमंडलीय दाब की कमी, अगर वायुमंडलीय दाब जो कम हो जाता है ऊपर जाके तो उससे क्या होता है पेन से स्याही जो अपने आप रिसने लगती है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है। तो पास्कल का नियम है द्रव दाब से संबंधित। पास्कल का नियम द्रव दाब से संबंधित है। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है। तो ये की जाती है लैक्टोमीटर से। किससे की जाती है लैक्टोमीटर से। आगे क्वेश्चन देखते हैं समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के अंदर रहता है। तो 8/9 भाग। 8/9 भाग। समुद्र में तैरते समय हिमशैल का कितना भाग जल के ऊपर रहता है। तो 1/9 भाग। अगर हमारे 9 भाग हैं हिमशैल के यानी बर्फ के टुकड़े के, तो 8 भाग तो उसका जल के अंदर रहेगा और 1 भाग उसका 9 में से ऊपर रहेगा। तो ये हमारा। आगे देखते हैं आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। तो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर से जो आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी से ऊपर रहता है। तो इसके कुल आयतन का 1/10 भाग। 1/10 भाग जो है ऊपर रहता है पानी से ऊपर बर्फ का टुकड़े में, यानी पानी के अंदर रहता है 9वां हिस्सा। 9 हिस्से उसके पानी के अंदर रहते हैं और 1 हिस्सा उसके ऊपर रहता है। आगे है पृष्ठ तनाव का SI मात्रक क्या है। तो पृष्ठ तनाव का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर जो है पृष्ठ तनाव का मात्रक हो जाता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर क्यों तैरती है। तो ये इसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ही लोहे की सुई पानी पर तैरती है। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता क्या होती है घट जाती है। क्या हो जाता है घट जाती है। आवृत्ति का SI मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का SI मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। हर्ट्ज या प्रति सेकंड। नेक्स्ट है यदि किसी लोलक की लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2 गुना। अगर लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाती है तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। किसी उपग्रह के अंदर लोलक का दोलन कितना होता है। तो 0 होता है। किसी उपग्रह के अंदर जो है लोलक का दोलन कितना होता है 0। किसी तरंगों के उपयोग के सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। तरंगों का उपयोग करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करके सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। किस विधि से समुद्र में डूबी हुई किसी वस्तु का पता लगाया जाता है। तो सोनार की सहायता से। एक सोनार यंत्र होता है जिसकी सहायता से समुद्र में डूबी हुई वस्तु की गहराई का पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंगें हो जाएंगी हमारी अनुदैर्घ्य तरंगें। और अगर पूछा जाए कि प्रकाश तरंगें कौन सी तरंगें हैं तो वो हो जाती हैं अनुप्रस्थ तरंगें। ध्वनि के नाम से पुकारी जाने वाली यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसकी रेंज होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं। तो 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों को कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। क्या कहते हैं अपश्रव्य तरंगें। आगे देखते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को क्या कहते हैं। तो पराश्रव्य तरंगें कहते हैं। 20,000 से ऊपर वाली को कहा जाएगा पराश्रव्य। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो ठोस में होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है ठोस में। और बात किया कि सबसे कम किस में होती है तो गैस में सबसे कम होती है। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है ऑडियोमीटर से। बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं। तो नमक मिलाया जाता है। अगर नमक मिला दिया जाए बर्फ में तो देरी से पिघलेगी।
कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप एक ऐसा ताप है जिस पर जल का घनत्व सबसे ज्यादा होता है। आगे देखते हैं, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज, यानी न्यूनतम जो है 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हमारे कान सुन सकते हैं। और अधिकतम की बात की है तो 20,000, अधिकतम 20,000 और न्यूनतम 20, ये हमारी रेंज होती है 20 से 20,000 तक। इससे कम वाली को नहीं सुन पाएंगे 20 से, और 20,000 से ज्यादा वाली को नहीं सुन पाएंगे। जिन तरंगों को हम सुन सकते हैं उन्हें कौन सी तरंगें कहते हैं? तो उन्हें कहा जाता है श्रव्य तरंगें। कौन सी कहा जाता है? श्रव्य तरंगें। और बात की जाए कि जिन तरंगों को हम नहीं सुन पाते उन्हें क्या कहते हैं? तो वो हो जाती है हमारी पराश्रव्य तरंगें। कौन सी हो जाती हैं? पराश्रव्य तरंगें। तो जिन्हें सुन सकते हैं उन्हें श्रव्य तरंगें, और जिन्हें नहीं सुन सकते वो हो जाएंगी पराश्रव्य तरंगें। आगे देखते हैं, ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा जूल। ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। किस ताप पर फ़ारेनहाइट पैमाना व सेल्सियस पैमाना समान होते हैं? तो यह -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने समान होते हैं। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसे लगता है 8 मिनट 19 सेकंड। 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। क्या कहा जाता है? प्रकाश का परावर्तन। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हमारे लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला, यानी इसकी ट्रिक हो जाएगी हमारी नीलाह। नीलाह, ये याद कर सकते हैं। नी से नीला, ला से लाल, ह से हरा, तो नीलाह, ये हमारे प्राथमिक रंग हो जाते हैं। मनुष्य की आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है मनुष्य की आंख पे। मानव नेत्र की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है वो उल्टा भी होता है और वास्तविक होता है। किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। विद्युत धारा का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई पद्धति मात्रक है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वाट है। वोल्टमीटर का प्रयोग परपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने में किया जाता है? तो विभवांतर मापने में। क्या मापने में किया जाता है? विभवांतर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की थी। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। कितना होता है? 120 दिन। अगर बात की है डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी का होता है 3 से 5 दिन। 3 से 5 या 4 से 5, कहीं 4 से 5 होता है, कहीं 3 से 5 होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी होती है? तो फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन प्रोटीन जो होती है रक्त का थक्का जमाने के लिए अनिवार्य होती है। आगे देखते हैं, शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? तो शरीर की मरम्मत जो है प्रोटीन द्वारा होती है। तो इसके लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। मूत्र का रंग हल्का पीला किस वर्णक के कारण होता है? तो उस वर्णक का नाम हो जाएगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम वर्णक। वक्र में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ये होती है कैल्शियम ऑक्सलेट्स की। कैल्शियम ऑक्सलेट की जो होती है पथरी हमारी बनी होती है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी सबसे अच्छा चालक हो जाएगा। कौन सा द्रव ऊष्मा का अच्छा चालक होता है? तो पारा। पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है। सूर्य की सतह पर ताप कितना होता है? तो ये होता है 6000 केल्विन। लगभग 6000 केल्विन होता है सूर्य के सतह पर तापमान। आगे देखते हैं, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश है हमारी अनुप्रस्थ तरंग। और ध्वनि तरंग कौन सी थी? हमारी अनुदैर्घ्य तरंग। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो इसका समय लगता है 1.28 सेकंड। 1.28 सेकंड। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? तो अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण में जो है कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख सकता है। आगे देखते हैं, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
कार बसों में जो पीछे देखने का जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है हमारा? उत्तल दर्पण। सड़कों पर लगे लैंपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इनमें भी क्या होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो वो होता है श्वेत। श्वेत वस्तुएं जो होती हैं सभी रंगों को क्या करती हैं? परावर्तित। इंद्रधनुष में कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? तो इंद्रधनुष में जो काला रंग दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः f1 व f2 हैं एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये हो जाएगा रेटिना से पहले। अगर निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति की आंख में तो प्रतिबिंब जो रेटिना से पहले बनेगा। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो ये बताया था हमारा ग्रे माल्डी ने बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। आगे देखते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 0 डायोप्टर। क्या होती है? 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था गैलीलियो ने। शुष्क सेल किसका बना होता है? तो जस्ते का बना होता है। शुष्क सेल किसका बना होता है? जस्ते का। विद्युत धारा कैसी राशि है? तो विद्युत धारा हो जाएगी हमारी अदिश राशि। प्रतिरोध का एसआई पद्धति मात्रा क्या होता है? तो ओम होता है। एसआई पद्धति में प्रतिरोध का मात्रा क्या है? ओम। जब R1 R2 R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो जो जाता है हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो हम तीनों प्रतिरोधों को जोड़ देंगे जिससे हमें तुल्य प्रतिरोध मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब R1 R2 R3 ओम 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े होंगे तो क्या होगा? तो समांतर में क्या करते हैं? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है समांतर क्रम का। अमीटर को सदैव किस क्रम में लगाया था? तो अमीटर को हम हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, पर्वत में श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा I आवेश Q समय t में क्या संबंध होता है? तो ये था Q बराबर IT। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में वो किया भारी जल या ग्रेफाइट का। भारी जल का प्रयोग किया जा सकता है या फिर ग्रेफाइट का। आगे बढ़ते हैं। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण किसमें होता है? तो भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है यकृत और प्लीहा में। यकृत में भी होता है और प्लीहा में भी होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है? तो ये होता है रक्तक्षीणता यानी इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम एनीमिया। किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं? तो ओ को। ओ रक्त समूह को क्या कहते हैं? सर्व रक्तदाता। और किस रक्त समूह को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं? तो AB को। AB रक्त समूह को जो है सर्वग्राही रक्त समूह भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। सभी प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है क्वासियोरकर रोग जो है बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है। किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं? तो इस रोग का नाम है हमारा मरासमस रोग में जो है बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी और सी जो है हमारे जल में घुलनशील विटामिन हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है हमारा बायोटीन। विटामिन B12 रासायनिक नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? ये हो जाएगा फ्लिक्कोनोन। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये होता है हमारा यकृत द्वारा। किसके द्वारा? यकृत द्वारा। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं हम मधुमेह यानी शुगर। आगे बढ़ते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली वाहिनी को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं धमनी। हृदय से जो शरीर में रक्त आता है उन्हें क्या बोलते हैं हम? धमनी। और शरीर से हृदय में जो रक्त आता है उन वाहिनियों को क्या बोलते हैं हम? शिराएं। रक्तदाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम स्फिग्मोमीटर। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो ये होता है लगभग 1400 ग्राम। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 हड्डियां होती हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है जो जांघ में पाई जाती है, जांघ की हड्डी।
मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? उसे टेंडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंडन। जहां पे मांसपेशी और अस्थि आपस में जुड़ती हैं उसे बोलते हैं हम टेंडन। नेक्स्ट है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो फेफड़ा हो जाएगा, फेफड़ा या फुफ्फुस। टाइफाइड रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये होता है फेफड़ा, फेफड़ा रोग प्रभावित होता है निमोनिया रोग से। बच्चों को डीपीटी का टीका किन रोगों से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। शरीर का तापमान कितना होता है? तो स्वस्थ मनुष्य का तो ये होता है 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट जो होता है स्वस्थ मनुष्य का तापमान होता है। आगे बढ़ते हैं। पेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639 हो जाएगी। पेशियां, मांसपेशियां जो होती है मनुष्य में 639 होती हैं। मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम। आरबीसी संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी संख्या को ज्ञात किया जाता है। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। डब्ल्यूबीसी का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। रक्त बिंबाणु का निर्माण किस में होता है? तो अस्थिमज्जा में होता है। रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा में यानी स्प्लीन में। एंटीबॉडी कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। आगे देखते हैं। RH कारक का पता किस जंतु में लगाया गया? तो बंदर में लगाया गया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरल होता है विटामिन ई का रासायनिक नाम। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के किस रचना द्वारा होता है? तो इसे बोलते हैं विलयी। क्या बोलते हैं? विलयी। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग में होता है? तो यकृत में होता है। मृत आरबीसी को किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? तो यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका होता है 7.7। आगे बढ़ते हैं। सामान्य अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 72 बार। और भ्रूण अवस्था में धड़कता है ये 150 बार। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो ये होता है 120/80 mmHg। वक्र की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन हो जाएगी। वक्र की यानी किडनी यानी वक्र की कार्यात्मक इकाई होती है नेफ्रॉन। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो ये होती हैं 29 अस्थियां। मनुष्य की खोपड़ी में 29 अस्थियां होती हैं। आगे देखते हैं। हैजा रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। हैजा रोग में जो आंत जो है प्रभावित होती है। टाइफाइड रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत होती है। क्षय रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्षय रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है प्रकाश वर्ष का। बहुत लंबी दूरियों को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है? तो नॉटिकल मील में। समुद्री दूरियों को नॉटिकल मील में मापा जाता है। माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो ये होता है 10⁻⁻6 मीटर के, या माइनस होगा, 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी होती है? तो ये होती है क्वार्ट्ज घड़ी। ऊष्मा की इकाई क्या होती है? तो कैलोरी होती है ऊष्मा की इकाई। किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा की इकाई क्या होती है? तो ल्यूमेन होती है। आगे बढ़ते हैं। चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किसके कारण होता है? तो जड़त्व के कारण। किस वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो संवेग कहते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहता है? संवेग, यानी P = m/v, P = mv। नाव के किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना किसका नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन के तृतीय नियम का, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। आगे देखते हैं। किस बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती? अविकेंद्र बल के कारण। अविकेंद्र बल के अभाव के कारण जो है वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? तो ये होता है 9.8 न्यूटन के। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है? तो वैद्युत ऊर्जा में करता है। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का क्या कहते हैं? उसे उपग्रह कहा जाता है। आगे देखते हैं। उस न्यूनतम वेग को क्या कहा जाता है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी को वापस नहीं आता? तो उसे बोलते हैं पलायन वेग। दाब का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। द्रव का घनत्व किस यंत्र द्वारा मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर द्वारा नापते हैं। जल में नमक डालने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घट जाएगा। अगर जल में हम नमक मिला दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। ताप बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो श्यानता जो है बढ़ जाती है।
ताप बढ़ने पर गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। आगे देखते हैं, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की अधिकतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज तक की अधिकतम जो आवृत्ति होती है वो होती है 20,000 हर्ट्ज। सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल किसकी चाल के बराबर होती है? तो प्रकाश की चाल की। वैद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी बैकरल ने। बैकरल ने जो है गामा किरणों की खोज की थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये की थी रोंटगेन ने। रोंटगेन ने जो है एक्स किरणों की खोज की थी। तो दोस्तों अब तक हमने इस वीडियो के लगभग आधे क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर इसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धि मिलाने से द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अशुद्धि मिलाने से जो द्रव का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, एंडोस्कोपी तकनीक जो पेट अथवा शरीर के आंतरिक अंगों की जांच के लिए प्रयोग की जाती है किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं प्रदीप्त वस्तुएं। आकाश का रंग नीला किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो ये होता है लाल रंग का। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कहां पर होती है? तो अनंत पर होती है। समतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी अनंत पर होगी। किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस होगा। अगर क्षमता जो है प्लस में है तो वह उत्तल लेंस होगा। एक लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो यह किस प्रकार का लेंस है? तो अवतल लेंस हो जाएगा, क्योंकि अगर क्षमता माइनस में है तो अवतल होगा और प्लस में है तो उत्तल होगा। जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उनका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। काली वस्तुएं जो है सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। आगे देखते हैं, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे बोला जाता है आपेक्षिकता अथवा सापेक्षता का सिद्धांत। एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो सेकंड हो जाएगा। एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो ये हो जाएगा मोल। एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो केल्विन हो जाएगा। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या है? तो कैंडेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत या न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो विस्थापन कहा जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी का अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा किस कारण होता है? तो ये होता है जड़त्व के कारण। पृथ्वी तल के गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? तो गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडल दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अगर हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जा रहे हैं तो वायुमंडल दाब जो है हमारा कम हो जाएगा। पहाड़ों पर खाना बनाने में कठिनाई का कारण क्या है? तो वायुमंडल दाब की कमी, क्योंकि पहाड़ों पर जाने पर वायुमंडल दाब कम हो जाता है जिससे खाना बनाने में कठिनाई होती है। घनत्व का सूत्र क्या है? तो घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। वस्तु के घनत्व और 4 डिग्री पर पानी के घनत्व के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं आपेक्षिक अनुपात। क्या बोलते हैं? आपेक्षिक अनुपात। नदी के जल की अपेक्षा समुद्र के जल में तैरना क्यों आसान है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व जो है अधिक होता है, इसलिए हम समुद्र में आसानी से तैर सकते हैं। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं केशकत्व। इस घटना को क्या बोलते हैं? केशकत्व। लालटेन या लैंप की बत्ती में किस कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो इसका कारण हो जाएगा केशकत्व के कारण। कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकंड में जितने कंपन करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आवृत्ति कहा जाता है। आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है? तो एन यानी आवृत्ति हो जाती है 1/t यानी 1/t आवर्तकाल। यहाँ एन क्या है? आवृत्ति और टी आवर्तकाल है। यदि गर्मियों में लोलक की लंबाई एल बढ़ जाती है तो उसके आवर्तकाल टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। यदि सर्दियों में लोलक की लंबाई एल कम हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
शरीर के अंदर विकसित ट्यूमर का पता लगाने में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। किसका किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का। ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगों की अवधारणा का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो मैक्सवेल ने किया था। चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किन किरणों का उपयोग किया जाता है? तो एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक। कान पर ध्वनि का प्रभाव जो है 1/10 सेकंड तक रहता है। एकॉस्टिक विज्ञान क्या है? तो ध्वनि से संबंधित। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो 9.86 फ़ारेनहाइट। स्वस्थ मनुष्य का तापमान सेल्सियस पैमाने पर कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर सेंटीग्रेड में बात की है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आगे देखते हैं, सेल्सियस पैमाने और फ़ारेनहाइट पैमाने में क्या संबंध है? तो संबंध हो जाता है C/5 बराबर F-32/9। ये हमारा संबंध हो जाएगा। बंद कमरे में पंखा चला देने पर कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ताप जो बढ़ जाएगा। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी। एक व्यक्ति को किसी वस्तु में, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उस वस्तु की आंख में कौन सा दोष है? तो ये होगा निकट दृष्टि दोष। अगर किसी वस्तु को निकट की वस्तुएं दिखाई दे रही हैं और दूर की नहीं दिखाई दे तो उसे होगा निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है अवतल लेंस का। एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख लेता है किंतु पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है? तो यदि वह दूर की वस्तु को देख लेता है तो उसकी आंख में दूरदृष्टि दोष होगा। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण। किसका हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ये गलत है, यहाँ पर उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस। आगे देखते हैं, दो लेंस जिनकी क्षमता P1 P2 है उन्हें संपर्क में रखा जाता है तो उनकी क्षमता क्या होगी? तो ये हो जाएगी, कुल क्षमता हो जाती है उन दोनों क्षमता को योग के बराबर, यानी P1 + P2। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना क्या है? तो जो हो जाता है प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण रेगिस्तान मरीचिका दिखाई देती है। कार की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये परवलयाकार अवतल का। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये किया था हाइगेंस द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, यह किसने कहा था? तो ये कहा था मैक्सवेल ने। आयरिस यानी पुतली का क्या कार्य है? तो आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। आयरिस या पुतली का क्या काम होता है? आंख पर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है पुतली। किसी तारे के रंग से किस बारे में पता चलता है? तो इससे पता चलता है उस तारे के ताप का। आगे बढ़ते हैं, एक प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो बैंगनी प्रकाश जो है सबसे अधिक अपवर्तित होता है। और बात की है सबसे कम कौन सा होता है? लाल जो है सबसे कम अपवर्तित होता है। मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा होता है? तो सेरिब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग हो जाएगा। सेरिबेलम का क्या कार्य है? तो सेरिबेलम का कार्य होता है शरीर का संतुलन बनाए। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो न्यूरॉन होती है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। क्या बोलते हैं? लिगामेंट्स। मानव शरीर में कुल कितनी पेशियां होती हैं? तो ये हो जाएंगी 639 पेशियां। आगे बढ़ते हैं, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? तो जो आएगी पीयूष ग्रंथि को जो मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका होता है हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण। एसटीएच हार्मोन की कमी से मनुष्य में कौन सा रोग होता है? तो इससे हो जाता है बौनापन। क्या हो जाता है? बौनापन। अबटू ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो ये होता है थायरॉक्सिन। घेंगा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं हम लड़ू एवं उड़ू हार्मोन। आगे देखते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन अधिक मात्रा में कब उत्सर्जित होता है? तो ये होता है उत्तेजना के समय। अंडवाहिनी के परिवर्धन को कौन सा हार्मोन पूर्ण करता है? तो ये करता है एस्ट्रोजेन। कौन सा हार्मोन एस्ट्रोजेन से सहयोग कर स्तन वृद्धि करने में सहायता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा हमारा प्रोजेस्टेरोन।
आगे बढ़ते हैं। वृषण से निकलने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है? तो इसे बोलते हैं हम टेस्टोस्टेरोन। श्वसन मार्ग का वह भाग जो ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है क्या कहलाता है? तो इसे बोलते हैं हम लैरिंक्स या स्वर यंत्र। ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आरबीसी के लाल रक्त आरबीसी के द्वारा, यानी वर्णक हीमोग्लोबिन द्वारा। ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीशोषण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? तो इससे होते हैं 38 एटीपी अणु। आगे देखते हैं। काली खांसी रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इससे होता है श्वसन तंत्र। कॉलरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो ये की थी हमारी रॉबर्ट कोच ने। एलिसा किस रोग की जांच के लिए एक प्रणाली है? तो ये है कि HIV एड्स के लिए। एलिसा पद्धति जो है HIV एड्स की जांच के लिए की जाती है। HIV पॉजिटिव लोगों के लिए वर्तमान में किस तकनीक की व्यवस्था की गई है? तो ये हो जाएगी एंटी एरिथ्रोवायरस थेरेपी, यानी इसे हम शॉर्टकट में बोलते हैं ART। आगे बढ़ते हैं। चिकनगुनिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो ये होता है हमारा एडिस इजिप्ट द्वारा जो है चिकनगुनिया होता है। अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो 206 हो जाएगी। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई होती है हमारी डेसिबल। क्या होती है? डेसिबल। डेसिबल किसके बराबर होता है? तो डेसिबल होता है 1/10 बल के बराबर। अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? तो अपकेंद्रीय बल की दिशा होती है अपकेंद्रीय बल के विपरीत। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कैसा प्रतीत होगा? यानी शून्य प्रतीत होगा। अगर लिफ्ट टूट जाती है तो उसका भार कैसा प्रतीत होगा? उसे शून्य प्रतीत होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र रूप से गिरते हुए लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के सिर पर रखे बोझ का भार कितना होगा? तो ये भी क्या होगा? शून्य ही प्रतीत होगा। वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी हो, क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। क्या कहलाता है? गुरुत्व केंद्र। कार्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा। गुरुत्व जनित त्वरण का मान कितना होता है? तो इसका होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा किसका एक उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो उसे दाब कहा जाता है। दाब किस प्रकार की राशि है? तो दाब की बात की है तो ये अदिश राशि हो जाएगी। सभी द्रव्यों के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्वथनांक जो है बढ़ जाता है। एक आदर्श तरल की सांद्रता कितनी होती है? तो 0 होती है। प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो ये हुक का नियम हो जाएगा। प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। चंद्रमा पर लोलक की घड़ी को ले जाने पर उसका आवर्तकाल क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान से कम हो जाता है, यानी 1/6 गुना कम हो जाता है। किसी उपग्रह के अंदर कौन सी घड़ी नहीं चलेगी? लोलक घड़ी नहीं चलेगी। ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है? तो गैस में होती है। ध्वनि चाल सबसे कम किसमें होती है? गैस में या निर्वात में। आगे बढ़ते हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल जो है इसमें बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? ताप बढ़ने पर क्या होता है? ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। पारा कितने ताप पर जम जाता है? तो पारा जो है -39 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम जाता है। -39 से पारा जो है जम जाता है। सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु क्या है? तो सेल्सियस पैमाने पर हिमांक बिंदु होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। केल्विन पैमाने पर भाप बिंदु क्या होता है? तो ये होता है 373 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलो कैलोरी कितने जूल के तुल्य होती है? तो ये होती है 4186 जूल, यानी 4.18 कैलोरी बोल सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण किसके कारण होता है? तो ये होता है ताप के कारण। ताप के कारण ही एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आगे देखते हैं। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस नियम पर आधारित है? तो ये हो जाएगा स्टीफन के नियम पर। द्रव की खुली सतह से प्रत्येक ताप पर धीरे धीरे द्रव का अपनी वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वाष्पीकरण। क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। वॉयल के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? तो ताप स्थिर रहता है। वॉयल के नियमानुसार ताप जो है स्थिर रहता है। चार्ल्स के नियमानुसार क्या स्थिर रहता है? तो दाब स्थिर रहता है। दाब के नियम से क्या स्थिर रहता है? तो इससे रहता है आयतन स्थिर रहता है। गैस समीकरण क्या होता है? तो गैस समीकरण होता है पीवी बराबर RT। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं।
जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती बल्कि दूसरों को प्रकाश में दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें बोलते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं वे क्या कहलाती हैं? उन्हें बोलते हैं पारदर्शक वस्तुएं। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी? तो अपनी लंबाई का आधा। कितना होगा? अपनी लंबाई का आधा। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है? तो जो होता है P बराबर 1/f, जहां P क्या है? लेंस की क्षमता हो जाएगी और F क्या हो जाएगी? फोकस दूरी। प्रकाश विद्युत प्रवाह के प्रतिपादक कौन है? तो ये हो जाएंगे आइंस्टीन। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना किसके नियम से की जाती है? तो कूलॉम के नियम से की जाती है। वैद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट। विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है? इसका होता है हमारा वोल्ट। आगे बढ़ते हैं, वैद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु का बना होता है? तो ये बना होता है टिन का और सीसा का, जिसमें टिन हमारी 63% और सीसा लगभग 37% होता है। चालकता का सही मात्रक क्या है? तो चालकता का सही मात्रक हो जाएगा प्रति ओम या मोह या सीमेन। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका आदर्श अमीटर की बात किया है तो इसका प्रतिरोध हो जाएगा 0। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका हो जाएगा अनंत। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो एसी वोल्टेज को उपचयन या अपचयन करना, यानी कम करना या ज्यादा करना। ट्रांसफार्मर की क्रोड किसकी बनी होती है? तो ये होती है नर्म लोहे की। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। विद्युत हीटर का तार किसका बना होता है? तो ये बना होता है नाइक्रोम का। दोस्तों अगर आप इस 444 क्वेश्चनों को देख लेते हैं तो आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। घरों में प्रयोग होने वाले यंत्रों को किस क्रम में लगाया जाता है? तो इन्हें लगाया जाता है समांतर क्रम में। हमारे घरों में जितने भी उपकरण होते हैं बिजली के वो सभी किस में लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। वैद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो ये बना होता है टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। ठोस पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर छोटे छोटे टुकड़े बनाए जा सकते हैं उन्हें क्या कहलाता है? तो भंगुरता कहलाती है। क्या कहलाती है? भंगुरता। ऐसा ही पद्धति में घनकोण का मूल मात्रा क्या होता है? तो ये हो जाएगा हमारा स्टेरेडियन। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं चाल। चाल किसके बराबर होती है? चाल बराबर होती है दूरी बट्टे समय के। आगे बढ़ते हैं, गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जा सकता है? तो इस बल का नाम होगा उपरमुखी बल। उपरमुखी बल। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता आ जाती है उस वस्तु की क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। गति के कारण उसमें जो कार्य क्षमता आती है उसे बोलते हैं हम गतिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु विशेष अवस्था या स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। सोलर सेल, तो सोलर सेल क्या करता है? सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे हो जाएगा हमारा विद्युत मोटर क्या कहती है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। संवेग को 2 गुना करने पर गति ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी? तो ये हो जाएगी 4 गुना। उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर जितने समय में लगाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं परिक्रमण काल। आगे बढ़ते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान कितना होता है? तो इसका मान हो जाएगा 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। पलायन वेग कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो ये होता है √2 गुना। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो ये है प्लवन यानी उत्प्लावन बल। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं ससंजक बल। जल की बूंद किसके कारण गोल होती है? तो ये होती है पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के ऊपर तेल क्यों तैरता है? तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसलिए इस कारण पानी जो है तेल के ऊपर तैरता है। पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? तो ये पहुंचते हैं केशकत्व के कारण। नली में द्रव के प्रवाह की दर को किस यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो वेंचुरी मीटर द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं आवर्तकाल। आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता? तो ये करता लोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि लोलक घड़ी को उपग्रह पर ले जाएं तो वहां भारीनता के कारण आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो अनंत हो जाएगा। किन तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंगों का तरंग सबसे अधिक हो जाएगा। चमगादड़ कौन सी तरंगें उत्पन्न करती हैं? तो पराश्रव्य तरंगें। कौन सी तरंगें शून्य संचरण नहीं कर सकती? तो ध्वनि तरंगें।
जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो वह अपने साथ क्या ले आती हैं, तो ऊर्जा को ले आती हैं। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो ये होता है संवहन द्वारा। किसी वस्तु का ताप बढ़ने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगी, उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। केल्विन पैमाने और सेल्सियस पैमाने पर क्या संबंध होता है, तो ये होता है K बराबर C प्लस 273.15। घड़ी साज छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एक कूलम धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य उन बिंदुओं के मध्य क्या कहलाता है, तो विभवांतर कहलाता है। विभवांतर किस प्रकार की राशि है, तो विभवांतर अदिश राशि हो जाएगी। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो अमीटर का करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार की धारा के लिए उपयुक्त है, तो ये होता है प्रत्यावर्ती धारा के लिए। घरों की विद्युत धारा कौन सी धारा होती है, तो ये प्रत्यावर्ती धारा होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो विद्युत मोटर कहा जाता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है जूल प्रति कूलम। डायनमो की खोज किसने की थी, तो ये की थी फैराडे ने। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है, तो गॉस। चुंबक में सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, तो √2 हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरों या प्रकाशिक यंत्रों में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा उत्तल लेंस। किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का। आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं, तो इसके यहां पर करते हैं हम यूरेनियम धातु का। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फ्लेमिंग ने की थी। न्यूटन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। फोटोन की खोज किसने की थी, आइंस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का एंटीगढ़ क्या है, पॉजिट्रॉन। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो अर्धचालक पदार्थ होते हैं। आगे देखते हैं। रेडियो सक्रियता के दौरान निकलने वाली किरणों की पहचान सर्वप्रथम 1902 में किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी रदरफोर्ड ने। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है, तो ये होता है नाभिकीय संलयन। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मांड में होने वाले प्रसार की पुष्टि सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी, तो ये की थी एडविन हब्बल ने। किस उपकरण का प्रयोग लोग सुनने में सहायता के लिए कान में लगाने के लिए करते हैं, तो ये हो जाएगा ऑडियो फोन का। किस उपकरण का उपयोग वायुदाब मापने के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल, प्रकाश, पर्णहरित तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पत्तियों में हरे रंग का वर्ण क्या है, तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में किस तत्व का एक परमाणु होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम का। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, तो ये होती है बैंगनी रंग में। आगे देखते हैं। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑक्सीजन यानी CO2, ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति में होने वाला श्वसन क्या कहलाता है, ऑक्सी श्वसन कहलाता है। श्वसन जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे उसने अनऑक्सी श्वसन। फलों को पकाने में कौन सी गैस सहायक होती है, तो ये हो जाएगी एथिलीन। मिट्टी रहित खेती को क्या कहलाती है, तो ये हो जाएगी हाइड्रोपोनिक्स। मिट्टी रहित खेती को कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। आगे बढ़ते हैं। पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाले हार्मोन को क्या कहा जाता है, तो ये होता है ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स जो है ऐसा हार्मोन है जो पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। कौन सा एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा एथिलीन। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो ये हो जाएगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो सबसे बड़ा पुष्प है। रक्त बिंबाणु का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रोनोजिन का निर्माण यकृत में किस विटामिन की सहायता से होता है, तो ये होता है विटामिन के सहायता से। किसी एंटीजन की उपस्थिति में एक विपरीत प्रकार की प्रोटीन रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं एंटीबॉडी। जीवाणु की खोज 1683 में किसने की थी, तो ये की थी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। स्थलीय पौधे वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
पत्ती की कोशिकाओं में जल राशिक किस क्रिया द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है परासरण द्वारा, परासरण द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में। लाइकेन किन जीवों के बीच का संबंध है? तो ये होता है शैवालों और कवक। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषण जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? तो होता है लेड यानी पीवी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो 639 हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ये होगी स्टेपीडियम, स्टेपीडियस। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? तो ये हो जाएगा आधा लीटर। रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो 60%। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो 90% जल होता है, 0.9% लवण होता है, 0.1% ग्लूकोज होता है और 7.96% क्या होता है? प्रोटीन होता है। आगे बढ़ते हैं। किन अंगों को आरबीसी की कब्र कहा जाता है? तो यकृत और प्लीहा को जो है आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। सोते वक्त आरबीसी कितने प्रतिशत कम हो जाती है? तो 5% कम हो जाती है। जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है? तो 30% की वृद्धि हो जाती है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। आरएच कारक यानी आरएच फैक्टर का पता किस वैज्ञानिक ने लगाया था? तो ये लगाया था हमारा लैंड स्टीनर और वीनर ने। आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो ये हो जाएगा हमारा रेटिनॉल। मनुष्य में अग्रचर्वणक अथवा चबाने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगी हमारी 8। दोस्तों इस वीडियो में हमने आपके लिए सामान्य विज्ञान के 444 प्रश्नों को कवर किया है। अगर आप 2 से 4 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे और एग्जाम में एक भी प्रश्न इनमें से नहीं छूटेगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।